दिल्ली के महिपालपुर स्थित एक होटल में नाइजीरियन मूल का एक काला बुढ़ा बैठकर लड़की भेजने वाले दलालों से लगातार फोन पर बात कर रहा था। कोई भी दलाल उसके पास लड़की भेजने को तैयार नहीं था, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में जितनी लड़कियां इस काले बुढ़े के पास आई थी, इसने सबकी हालत खराब करके रख दी थी। इसलिए कोई भी लड़की इस काले बुढ़े के साथ संबंध बनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब ये काला बुढ़ा होटल में बैठे बैठे परेशान हो जाता है। अचानक इसके दिमाग में कोई बात कौंधती है। वो तुरंत वहां से उठता है और होटल के बाहर आ जाता है। आने के बाद वो काला आदमी एक ऑटो वाले को रुकाता है और उस ऑटो में जाकर बैठ जाता है। तभी वो ऑटो वाले से पूछता है कि यहाँ संबंध बनाने के लिए लड़कियां कहाँ मिलेंगी। वो ऑटो वाला झट से उस काले आदमी को बताता है कि संबंध बनाने के लिए यहाँ पर लड़कियां जीबी रोड में मिलेंगी। तभी वो काला आदमी ऑटो वाले से बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे जीबी रोड ले चलो। करीब 1 घंटे बाद वो काला आदमी जीबी रोड पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो ऑटो वाला उसको वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है, जबकि काला बुढ़ा जीबी रोड में उतरने के बाद वहां आसपास की जगह में रेकी करने लगता है। तभी अचानक एक दलाल उस काले आदमी के पास आता है और उससे कहता है कि नई नई लड़की उसके कोठे पर आई है, क्या वो उसके साथ संबंध बनाना चाहेगा। काला आदमी तुरंत तैयार हो जाता है। वो दलाल उसको अपने कोठे पर लेकर जाता है। ले जाने के बाद वहां रुपए पैसों की बातचीत होती है। उसके बाद वो दलाल उस काले आदमी के सामने करीब 10 खूबसूरत लड़कियां लाकर खड़ा कर देता है। तभी अचानक से वो काला आदमी एक शिल्पा नाम की लड़की को पसंद कर लेता है। शिल्पा नाम की वो लड़की उस काले आदमी को अपने साथ एक कमरे के अंदर ले जाती है। ले जाने के बाद तुरंत दोनों आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। थोड़ी देर तक तो ये सब सही होता है। अचानक से जो काला आदमी था वो बहुत भयानक स्थिति में आ जाता है। वो शिल्पा के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने लगता है। अब जो शिल्पा थी वो उसका विरोध करती है, लेकिन वो काला आदमी जबरन लगातार शिल्पा के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता रहता है। थोड़ी देर तक ये खेल चलता है। उसके बाद वो काला आदमी शांत पड़ जाता है। वो तुरंत कपड़े पहनता है और उस कोठे से निकल जाता है। दोस्तों, ये घटना दिल्ली की है, जहां नाइजीरियन मूल का काला आदमी दिल्ली की कई लड़कियों के साथ लगातार दुराचार कर रहा था। पकड़े जाने के बाद इसकी ऐसी स्थिति हो जाती है जिसको देखकर इसकी खुद की रूह कांप जाती है। आप लोग भी घटना में अंत तक बने रहिएगा। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट अविनाश सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हमने एक नई मुहिम की शुरुआत की है कि जो भी दर्शक बंधु जहां से भी हमारा एपिसोड देख या सुन रहा है, जब भी वो कमेंट करे तो कमेंट में अपना नाम और कहां से वो कमेंट कर रहा है अपना पता अवश्य लिखे। हम एपिसोड के अंत में उनके नाम की घोषणा जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 19 अगस्त सन 2013 पश्चिम बंगाल का एक जिला आसनसोल के पास एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम पाटन है। पाटन में 19 अगस्त की रात को बहुत चहल पहल थी, क्योंकि उस दिन सुब्रतो मुखर्जी की बेटी की बारात आने वाली थी। उस दिन घर में शादी का माहौल था। अब पूरी रात शादी का जश्न चलता है। माहौल को सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से आनंद लेते हैं माहौल का। सुबह होते ही सुब्रतो मुखर्जी अपनी बेटी रूपाली की भावभीनी विदाई कर देते हैं। विदाई करने के बाद सभी परिवार वाले अपने अपने घर में चले जाते हैं। जो सुब्रतो मुखर्जी थे ये एक बैंक में मैनेजर थे और इनके परिवार में इनकी बीवी के अलावा 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम रूपाली था, जबकि छोटी बेटी का नाम अनन्या था। जो ये सुब्रतो मुखर्जी थे ये काफी संपन्न लोगों में इनका नाम आता था। अच्छी खासी जमीन थी। इसके अलावा बैंक में मैनेजर थे, जिससे इनकी काफी मोटी तनख्वाह भी आती थी। अब परिवार में कुल 3 ही सदस्य बचे थे, सुब्रतो मुखर्जी, उनकी बीवी और उनकी छोटी बेटी अनन्या। अनन्या पास के कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी और साथ में शतरंज की तैयारी भी कर रही थी। दरअसल जो अनन्या थी ये शतरंज की काफी अच्छी खिलाड़ी थी, इसलिए शतरंज की कोचिंग भी ले रही थी। अनन्या करीब 19 साल की थी और देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। ये अपनी बहन से कई गुना ज्यादा खूबसूरत थी। अनन्या जिस टैक्सी से रोज अपने कॉलेज जाया करती थी उसको गोलू नामक एक नवयुवक चलाया करता था। वो करीब 6 महीने से अनन्या को रोज उससे घर से लेता था और वापस उसके घर छोड़ने भी आता था।
दोनों में इस बीच खूब हंसी मजाक होती थी, खूब दोनों आपस में बातें किया करते थे। इस बीच अनन्या को गोलू अच्छा लगने लगा था। अनन्या की नई नई उम्र थी और गोलू की भी नई नई उम्र थी। दोनों धीरे धीरे नजदीक आने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब अक्सर अनन्या कॉलेज के बहाने गोलू के साथ घूमने भी लगी थी। कभी वो फिल्म देखने जाती, कभी वो रेस्टोरेंट जाती, कभी पार्क जाती। अब उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान कम रहने लगा था। धीरे धीरे करीब 8 महीने गुजर जाते हैं। इस बीच गोलू और अनन्या एक दूसरे से काफी सीरियस प्यार करने लगे थे। इसी बीच साल 2015 आ जाता है और अनन्या का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद गोलू और अनन्या मिलकर एक दूसरे से शादी की प्लानिंग करने लगते हैं। एक दिन अनन्या अपने घर आती है और बातों बातों में अपनी माँ से गोलू के बारे में सारी बातें बता देती है कि गोलू नाम का एक लड़का है, उससे करीब 2 साल से वो प्यार कर रही है और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये सुनते ही जो अनन्या की माँ थी, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत अनन्या को बहुत डांटती हैं, बहुत फटकारती हैं, नई नई बातें उसको बताती हैं कि ये सब तुम क्या करने जा रही हो। तभी अनन्या रोने लगती है और सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन अनन्या के पापा आते हैं, उनको भी इस बात के बारे में पता चल जाता है। पता चलने के बाद सबसे पहले वो अपनी बेटी अनन्या को अपने पास बुलाते हैं। बुलाने के बाद वो अनन्या से बोलते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी शादी गोलू से करवा देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मुझसे गोलू से तो मिलवाओ। अनन्या जब ये सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है। वो जाकर अपने पापा के गले लिपट जाती है। लिपटने के बाद वो सीधा गोलू को फोन करती है और सारी घटना के बारे में बताती है कि पापा तैयार हो गए शादी के लिए, बस एक काम करो, तुम फौरन आकर पापा से मिल लो। अब गोलू मिलने से आनाकानी करने लगता, बहाने करने लगता है। तभी अनन्या उससे बोलती है कि तुमको मिलने में क्या दिक्कत है, आके मिल तो सकते ही हो। गोलू उसके पापा से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन गोलू सुबह सुबह अनन्या के पापा से मिलने के लिए उसके घर पे पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद गोलू का स्वागत किया जाता है। इसी बीच अनन्या के पापा उससे कुछ सवाल जवाब करने लगते हैं। वो उसके बारे में पूछते हैं, कितना पढ़ा है, क्या करता है, कहाँ का रहने वाला है, उसके माँ बाप कौन है, क्या करते हैं। गोलू किसी भी सवाल का सम्मानजनक उत्तर नहीं दे सका था और वहां से चला जाता है। जो अनन्या के पापा थे, इन्होंने कई लोगों से गोलू के बारे में सारी बातें निकलवाई थी, तो एक बात निकल कर सामने आती है कि गोलू छोटा मोटा अपराधी भी था और चोरी के केस में कई बार जेल भी जा चुका है। जब अनन्या के पापा सुनते तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत शादी के खिलाफ हो जाते हैं और अपनी बेटी अनन्या को बताते हैं कि वो शादी किसी भी कीमत पे नहीं करवा सकते। अगर वो ये शादी कर लेगी तो उसकी जिंदगी नरक हो जाएगी। लेकिन अनन्या के ऊपर तो सिर्फ इश्क का बुखार था। दूसरे दिन वो जाकर गोलू से मिलती है। गोलू से बोलती है कि देखो, हमारे घर वाले तो शादी के लिए तैयार नहीं, हम करें तो अब क्या करें। तभी गोलू अनन्या को बोलता है कि उसका एक दोस्त दिल्ली में रहता है, क्यों ना हम दोनों दिल्ली भाग चले, वहां पहुंचने के बाद हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अनन्या को ये बात जम जाती है। करीब 1 हफ्ते बाद दोनों कलकत्ता से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं और दूसरे दिन दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद गोलू अपने दोस्त के पास अनन्या को ले जाता है। दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। अगले दिन अनन्या गोलू से बोलती है कि चलो आज हम लोग कोर्ट मैरिज कर लें, लेकिन गोलू आनाकानी करने लगता। वो बोलता है कि वक्त आने पर हम लोग कर लेंगे। जबकि इधर आसनसोल में अनन्या के माता पिता बहुत परेशान थे। वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और गोलू के खिलाफ अपहरण का नामजद मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। पुलिस अपनी छानबीन में लग जाती है और ये पता करने लगती है कि गोलू अनन्या को लेकर गया तो कहाँ गया। इधर दिल्ली में गोलू और अनन्या के पास सारे पैसे खत्म हो गए थे। अब इनको सरवाइव करने के लिए दिक्कत होने लगी थी। दिल्ली में सरवाइव करना है तो पैसे चाहिए। अब आए दिन पैसों को लेकर अनन्या और गोलू में काफी लड़ाई भी होने लगी थी। एक दिन गोलू ने गुस्से गुस्से में अनन्या को एक थप्पड़ भी मार दिया था। अनन्या को बहुत बुरा लगा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। करीब 10 दिन गुजर जाते हैं। इस बीच गोलू अनन्या एक दूसरे से इतना ज्यादा लड़ते हैं कि गोलू उसमें बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन वो खूब ड्रिंक्स करके आता है और अपने दोस्त से बोलता है कि यार मुझे इस लड़की से छुटकारा चाहिए, किसी भी तरीके से मुझे बताओ, मैं इस लड़की से छुटकारा चाहता हूँ।
गोलू का दोस्त गोलू को बोलता है कि छुटकारा से तो अच्छा है कि इस लड़की को जीबी रोड में जाकर बेच आओ, लाखों रुपए मिलेंगे। गोलू जब ये सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि लाखों रुपए मिलेंगे। वो बहुत खुश हो जाता है और उस दिन वो अपने दोस्त को पार्टी भी देता है। अगले दिन गोलू अनन्या को लेकर जीबी रोड जाता है और कोठे में एक दलाल को उसको लाख रुपए में बेच आता है। अब दलाल अनन्या के बदले में बहुत सारा रुपया गोलू को देता है। गोलू वो रुपया लेकर वापस अपने दोस्त के पास आ जाता है और उन रुपयों से मौज मस्ती करने लगता है। इधर जिस कोठे में अनन्या को बेचा गया था वहां का मालिक अब दिन रात अनन्या के ऊपर जिस्म फरोशी का दबाव बनाने लगा था, लेकिन अनन्या ने साफ बोल दिया था कि चाहे वो मर जाए लेकिन ये धंधा नहीं करेगी, इसलिए आए दिन उसकी पिटाई भी होने लगी थी। करीब 15 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कोठे में एक नाइजीरियन मूल का काला आदमी आता है। आने के बाद उसके सामने अनन्या को पेश कर दिया जाता है और उस काले आदमी से बोला जाता है कि जाओ और जबरन इसके साथ संबंध बनाओ। वो काला आदमी खुश हो जाता है। वो काला आदमी अनन्या को घसीट कर कमरे के अंदर ले जाता है और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। अनन्या लगातार विरोध कर रही थी, साथ में रो भी रही थी कि वो ये काम नहीं कर सकती है, लेकिन वो जो नाइजीरियन आदमी था वो लगातार उसके साथ संबंध बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। तभी अनन्या उसको थप्पड़ मार देती है। अब काले आदमी को गुस्सा आ जाता है। वो लगातार अनन्या की पिटाई करने लगता है। पिटाई करने के बाद वो तैयार कर ले जाता है अनन्या को अपने साथ संबंध बनाने के लिए। जैसे ही वो काला आदमी अनन्या के साथ संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ता है तभी उस कोठे में अफरा तफरी मच जाती है कि पुलिस आ गई है, पुलिस का छापा पड़ गया है। कई पुलिस वाले उस कमरे में घुस जाते हैं जहां अनन्या और वो काला आदमी थे। अब जैसे ही अनन्या पुलिस को देखती है वो खड़ी हो जाती है, काला आदमी भी वहां पर खड़ा हो जाता है। तभी अनन्या देखती है कि पुलिस वालों के साथ गोलू भी है और उसका पापा भी है। अनन्या रोते हुए जाती है और अपने पापा के गले से लिपट जाती है। लिपटने के बाद वो तुरंत वहां रखे एक सैंडल को उठाती है और गोलू की जमकर पिटाई करती है। दरअसल बंगाल पुलिस ने गोलू के नंबर को सर्विलांस में लगा रखा था। एक दिन पहले गोलू जैसे ही अपने मोबाइल को चालू करता है, बंगाल पुलिस को पता चल जाता है कि गोलू की लोकेशन क्या है। वो आनंद फानन में बंगाल से फ्लाइट पकड़कर सीधा दिल्ली आती है। आने के बाद वो गोलू को दबोच लेती है। गोलू बंगाल पुलिस को अनन्या को कहां बेचा है इसकी घटना की सारी जानकारी दे देता है और वो भी पुलिस के साथ उस कोठे पर आ जाता है। पुलिस सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है। इसमें से गोलू, वो काला आदमी और कोठे का मालिक, इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल ये तीनों अपने किए को कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। अनन्या अपने पापा के साथ वापस बंगाल आ जाती है। आने के बाद वो परिवार वालों से प्रॉमिस करती है कि दोबारा उससे ऐसी कभी गलती नहीं होगी। फिलहाल अनन्या अपने परिवार वालों के साथ एक बेहतर जिंदगी जी रही है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। तो दोस्तों वक्त आ गया है अपने भाई और बहनों के कमेंट पढ़ने का। तो सबसे पहला जो नाम निकल कर आया है वो है अब्दुल कलाम का सऊदी से, प्रशांत यादव का बनारस से, नजमुल का बिहार से, मुरारी और मिस्टर एटीट्यूड जयपुर से, रहीम अंसारी पुलकित शाह, अनिल सोनकर देहरादून से, अब्दुल वाहिद बरेली से, ताकेश्वर टंडन छत्तीसगढ़ से, सुनील यादव जौनपुर से, लालाराम जाट जयपुर से, शैलेन तिवारी कोलकाता से, जोगेश्वर कुमार राजस्थान से, रामेश्वर राव सऊदी से, और कुछ हमारे भाई बंधु हैं परमानंद भट्ट गुजरात से, अजमेरुद्दीन कानपुर से, केडी सोमानी साहब का आज जन्म दिवस है। तो केडी सोमानी जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऊपर वाला आपको हमेशा स्वस्थ और खुश रखे। नकीबुर रहमान कोलकाता से, जितेंद्र पटेल पूर्णिया से, मोहम्मद वाहिद बरेली से, बलजिंदर सिंह पंजाब से, कंचन चंदा कोलकाता से, बबलू हरियाणा से, नरेश सिंह दिल्ली से, शुकेवदेश वर्मा तकरजाला से, बासमती असम से, राजेश कुमार निषाद जौनपुर से। आप सभी भाइयों और बहनों को आपराधिक दुनिया परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मित्रों कल शाम 7 बजे फिर मैं मिलूंगा एक नई घटना के साथ। तब तक अपने भाई अविनाश सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।